जय हिंद प्यारे छात्रों, आज के इस लाइव क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें और इस लाइव क्लास में आप लोग समझे अच्छे तरीके से। कल मैं आपको रात में एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि सलाइन अल्कलाइन सॉइल क्या है, सलाइन अल्कलाइन सॉइल बनने का कारण क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और इसका पौधों पर दुष्प्रभाव क्या है। इसके आगे आज इसी के लेक्चर 2 में बेटा आपको बता रहे हैं कि सलाइन अल्कलाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल में अंतर क्या है और सलाइन अल्कलाइन सॉइल का रिक्लामेशन कैसे करेंगे। आज इतने बिंदुओं पर बेटा हम चर्चा करेंगे। आप सभी छात्र अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट भी ठोकते रहिए। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है वीडियो, आप लोगों के लिए साबित होगा। तो बेटा इसमें सबसे पहला आपका है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल को हम हिंदी में लमड़िए मृदा कहते हैं। सबसे पहले आपका सलाइन सॉइल थोड़ा सा इसमें टेबल में आगे पीछे है, तो लमड़िए मृदा इसको हिंदी में कहते हैं। और इसी मृदा को हम वाइट एल्कली सॉइल के भी नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बेटा पूछा जाता है कि सलाइन सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको वाइट एल्कली सॉइल के नाम से जानते हैं। ये किसने दिया था? ये हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिए थे बेटा? हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था वाइट एल्कली सॉइल, या इसी को सोलनचेक सॉइल के नाम से जाना जाता है, जिसको गेद्रोज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बेटा कंपटीशन लेवल में पूछा जा सकता है कि इसको वाइट एल्कली सॉइल हिलगार्ड ने और गेद्रोज ने सोलनचेक सॉइल के नाम से इसको बताया था। अगला, इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, हो सकता है कि आपसे पूछे कि इसको डिफाइन करिए सलाइन सॉइल को। तो डिफाइन करने के लिए तो आप कह सकते हैं कि वह मृदाएं जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर टेम्परेचर की बात की जाती है, 25 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर सैचुरेशन एग्जिट पर या इसकी विद्युत चालकता, देखिए बेटा किसी भी मृदा को मीन्स सलाइन हो, चाहे वो एल्कलाइन हो, चाहे वो नॉन सलाइन एल्कलाइन हो, इसके लिए 3 पैरामीटर होते हैं और उन्हीं 3 पैरामीटर के आधार पर इसको हम क्लासिफाइड करते हैं। उसमें बेटा होता है पीएच, जिसका फुल फॉर्म आप जानते हो पावर ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा होता है ईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या इसी को हम बोलते हैं विद्युत चालकता। और विद्युत चालकता का बेटा जो मात्रक होता है वो डेसीसाइमन पर मीटर, क्या होता है? डेसीसाइमन पर मीटर इसका मात्रक होता है। उसके बाद में फिर बेटा यहाँ पर ईएसपी होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो इसका हाई है, तो इसको हम किस में निकालते हैं? परसेंटेज में निकालते हैं। यही 3 पैरामीटर है। इसी 3 पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम मोस्टली सलाइन एल्कलाइन और नॉन सलाइन एल्कलाइन सॉइल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बेटा, अगर सबसे मेन चीज़ तो कॉमन चीज़ तो आप लोग पीएच जानेंगे कि पीएच कम या ज़्यादा। अभी तक इसके पहले हम लोग एसिड सॉइल पढ़े थे, तो एसिड सॉइल में आपको बताए थे कि पीएच लेस देन 7 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग केंद्र बिंदु जो मानते हैं पीएच का, वो मानते हैं 8.5। क्या मानते हैं बेटा? 8.5। अगर 8.5 से कम पीएच है तो सलाइन सॉइल, और अगर 8.5 से अगर अधिक पीएच है तो आपका अल्कलाइन सॉइल, या इसी को हम नॉन सलाइन अल्कलाइन सॉइल या अल्कलाइन सॉइल भी इसको आप कह सकते हैं। अगला आपका है कि अगर हो सकता है कि इसमें और, तो उसके बाद फिर आपका आता है सलाइन अल्कली सॉइल। इसको हम, इसका जो पीएच होगा वो 8.5 से 10 के बीच में राउंड में इसका पीएच रहता है। तो इस तरीके से सलाइन सॉइल, और उसके बाद में फिर आपका सलाइन अल्कली सॉइल, और फिर या नॉन सलाइन अल्कलाइन सॉइल के रूप में इसको माना जाता है। तो ये पॉइंट इसमें आता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर विद्युत चालकता क्या है? 4 से अधिक है। विद्युत चालकता मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मीन्स किसी भी सोल्यूशन में, सोल्यूशन मतलब जो सॉइल का हम
उसका एक्सट्रैक्ट प्राप्त किए हैं और उस एक्सट्रैक्ट में जो आयन हो, जैसे उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इन सब का कंसंट्रेशन क्या है, इसकी चालकता क्या है भाई, विद्युत चालकता, मतलब जिसके ऊपर कोई आयन हो, चाहे वो धनात्मक हो और चाहे वो ऋणात्मक हो। तो उसमें देख लेते हैं कि अगर आयन है तो उसकी उपस्थिति कितनी है, या उसमें विनिमय सोडियम मीन्स किसी भी मृदा की क्षारीयता में सोडियम का एक अहम रोल होता है। तो इसमें विनिमय सोडियम वो 15% से क्या होता है, यहाँ पर 15% से क्या होता है, कम होता है। दूसरा चीज़ होता है कि इसका जो पीएच होगा वो पीएच भी 8.5 से कम पाया जाता है, मतलब लेस देन 8.5। तो अगर डिफाइन करने के लिए कह रहा है तो इसको आप यहीं से डिफाइन भी कह सकते हैं कि वह मृदाएं, अभी पहले आप पीएच भी कह सकते हैं कि वह मृदाएं जिनमें पीएच 8.5 से कम, ईसी 4 से अधिक और ईएसपी 15% से कम पाया जाता है, तो उसको हम लवणीय मृदा कहते हैं उसको हम लवणीय मृदा के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया बेटा इसका डिफिनीशन। इसमें देखा जाए तो सामान्य रूप से कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, इसमें जैसे सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, इसमें प्रमुख तौर पर क्या हो जाएगा बेटा, NaCl या आपका सोडियम सल्फेट, ये सब आयन सामान्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम या उसके सल्फेट या बाइकार्बोनेट्स, ये सब भी मिलते हैं। ऋणात्मक के तौर पर देखेंगे तो क्लोरीन और सल्फेट, नाइट्रेट या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये सभी प्रमुख तौर पर इसमें रहते हैं। आप कह सकते हैं कि इनकी मात्रा थोड़ा सा अम्लीयता कम मात्रा में आप कह सकते हैं रहती है, इनकी एक्टिविटी क्या होती है कम रहती है। दूसरा यहाँ पर आपका आएगा कि नॉन सलाइन अल्कली सॉइल, जिसको हम बोलते हैं अलवणीय क्षारीय मृदा, अलवणीय क्षारीय मृदा। तो हम उसको क्षारीय मृदा या उसी को हम ब्लैक अल्कली सॉइल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ब्लैक अल्कली सॉइल के नाम से जानते हैं। और ब्लैक अल्कली सॉइल इसको किसने कहा था, हिलगार्ड ने कहा था। उसके बाद में गेद्रोइज ने इसको सोलोनेट सॉइल के नाम से संबोधित किया था। किस नाम से बेटा, सोलोनेट सॉइल के नाम से इसको संबोधित किया था। इसमें भी अगर इसको डिफाइन करना होता है तो यही आप कर सकते हो। यहाँ पर आप नॉन सलाइन करना हो तो अल्कलाइन सीधा क्षारीय याद रखना, ठीक है ना, केवल आपको क्षारीय याद रखना। उसके बाद में अब इसको आपको डिफाइन करना होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि पीएच 8.5 से अधिक होता है, ईसी जो होता है वो 4 से कम होता है, और यहाँ पर ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ये क्या होता है कि 15% से अधिक अगर है तो हमारी मृदा क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है बेटा, क्षारीय मृदा के रूप में मानी जाती है। तो ये इसको भी आप डिफाइन कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से सोडियम किसकी किसकी अधिकता होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी तत्वों की, या कभी कभी मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, इन सभी तत्वों की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है, ज़्यादा मात्रा में होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो धनायन में सबसे अधिक इसमें सोडियम की मात्रा रहती है। ऋणायन में क्लोरीन, सल्फेट, इस सब की मात्रा भी इसमें मिलता रहता है। ये चीज़ होता है। अगला होता है कि लवणीय क्षारीय मृदाएं जिसको हम बोलते हैं सलाइन अल्कली सॉइल। जो सलाइन अल्कली सॉइल होगा इसमें प्रमुख तौर पर आप देखेंगे कि पीएच इसका जो विद्युत चालकता होगा वो क्या होगा, मोर देन, मतलब 4 से अधिक होगा। और इसमें अगर हम ईएसपी की बात करते हैं तो ये भी 15% से अधिक होता है। पीएच इसका क्या होता है कि चेंज होता रहता है, मतलब 8.5 से लेकर के और 10 के बीच में इसका पीएच क्या होता है, वेरी करता रहता है। तो पीएच इसमें बढ़ता और घटता रहता है। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपका सलाइन और अल्कली सॉइल के रूप में माना जाता है। फिर अगर देखा जाए कि और कैसे हम
इस सॉइल को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इस चीज़ को आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आगे इसके अनुसार बता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तब देखेंगे। इसके अनुसार देखा जाए तो केवल हम मिट्टी को दो भागों में विभाजित करते हैं और वह केवल होता है लवणीय और क्षारीय। इसमें क्या होता है बेटा? लवणीय और दूसरा क्या होता है? क्षारीय। दो तरीके से इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें लवणीय मतलब वह मृदाएं कि जिसमें उदासीन या कह सकते हैं कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या उनके क्लोराइड या सल्फेट ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और विद्युत चालकता जो 15% से कम होगा, इसमें ईसी जो होगा वो 8.2 से या 8.5 से आप कह सकते हो कि कम होगा। और इसमें जो ईसी वो 4 से अधिक ये प्रमुख तौर पर पाया जाता है। ऐसे क्षारीय मृदा जिसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका पीएच वो 8.2 से अधिक होता है। विद्युत चालकता भी इसमें अधिक ही रहता है। इसी तो इसमें विद्युत चालकता कम होता है और इसी क्या होता है 15% से अधिक होता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के द्वारा सॉइल को, जो भी आपका लवणीय क्षारीय मृदा है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक लवणीय मृदा और एक क्षारीय मृदा। अगला आता है एक क्वेश्चन बेटा 60 में पूछता है कि लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर क्या है। तो अगर आप लोगों को डिफिनीशन क्लियर है तो आप लवणीय और क्षारीय मृदा में बहुत आसानी से आप अंतर क्लियर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? एक तो आपका लवणीय मृदा, एक आप कॉलम बना लीजिए लवणीय मृदा और एक आप बना लीजिए क्षारीय, यहाँ पर क्षारीय मृदा। तो आप दोनों को बहुत आसानी से जान सकते हैं। इसका अंतर तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। जैसे आप लोग देखेंगे हम 3 तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, ईसी, उसके बाद में फिर यहाँ पर पीएच और ईएसपी, ये तो तीनों क्लियर हैं। ये तीनों तो एक आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ईसी क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा? 4 होगा, ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। इसमें क्या होगा ईसी? इसमें ईसी होगा लेस देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर। इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पीएच की बात करते हैं तो पीएच इसमें लेस देन 8.5, इसमें पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 8.5। ये भी आप अंतर इसमें स्पष्ट कर सकते हैं आसानी से। आप इसमें ईएसपी की बात करते हैं, ईएसपी लेस देन 15%, इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन 15%। ये दोनों में आप कर सकते हैं। और अगर देखें कि इसमें हानिकारक जो बिलीय लवण होते हैं, जो टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकते हैं, वो क्या होते हैं? 0.2 से 0.2% से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और इसमें क्या होता है? 0.2% से क्या होता है? कम होता है। एक पॉइंट इसमें भी आप लोग आसानी से जान सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप देखें तो पौधों के वृद्धि विकास पर दोनों का बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर आप देखें जो आपकी लवणीय मृदा है, इसको हम केवल भौतिक क्रिया के द्वारा सुधार सकते हैं, जो भौतिक फिजिकल क्रिया के द्वारा सुधार सकते हैं। वहीं पर अगर क्षारीय मृदा है तो क्षारीय मृदा के लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है। तीनों प्रक्रियाओं के उपयोग से इसको हम सही कर सकते हैं। अगला इसमें लवणीय मृदा में इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये लवणीय मृदा में इसकी प्रधानता होती है, ज़्यादा मात्रा में होता है। और
क्षारीय मृदा में सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। तो ये बेटा अंतर, ये 60 क्वेश्चन में बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लवणीय और क्षारीय मृदा में क्या अंतर है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर डिफिनीशन याद है तो आप इसको भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगली बात, इस अगला पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि इसका लवणीय और क्षारीय मृदाओं का सुधार कैसे करते हैं। जो आपका क्या हो जाएगा, लवणीय, उसके बाद में क्षारीय मृदा का सुधार। अब इसका सुधार कैसे करेंगे, तो इसका सुधार बेटा तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा करते हैं। मीन्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिक्लामेशन ऑफ अल्कली एंड सलाइन एंड अल्कली सॉइल। तो इसका सुधार तीनों रूपों में किया जाता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा हम इन मृदाओं को सुधारते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक प्रक्रिया मीन्स भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है, फिजिकल पॉइंट में क्या आएगा। भौतिक क्रिया जो चीज़ हम आसानी से विजुअल तरीके से कर सकते हैं, तो भौतिक में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं आती हैं। जैसे इसमें गहरी जुताई करना। गहरी जुताई करने से क्या होता है बेटा, जब हम गहरी जुताई कर देते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाती है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मिट्टी की पलटाई हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं सब सॉइलिंग। क्या बोलते हैं, सब सॉइलिंग की प्रक्रिया करते हैं। ये भी वही चीज़ कि मिट्टी, नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे, मतलब एक तरीके से आप कहें तो मिट्टी पलट जाती है। या इसमें एक प्रक्रिया और कह सकते हैं सैंड फिलिंग, मतलब उसमें ला करके बाहर से मिट्टी को या प्रोफाइल में ला करके आप बालू डाल देते हैं, सैंड की मात्रा बड़ा डाल देते हैं, जिससे उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब उसका इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा तो आयनों को अपने साथ जल क्या होगा, घोल करके और निचली सतहों में लेकर के चला जाता है। तो इससे भी एक प्रभाव हो जाता है। ये अगला होता है बेटा स्क्रैपिंग, मीन्स मृदा की सतह को खुरच कर। भाई जो मृदा की सतह है इसको खुरच कर भी हम मिट्टी को सुधार सकते हैं। मतलब एक स्क्रैपर मशीन आता है, उस स्क्रैपर मशीन की सहायता से 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक के ऊपरी जो सतह है उस सतह को खुरच कर फेंक देते हैं। क्योंकि जो लवण है ये ऊपरी सतह पर आकर के क्या हो गए हैं, एकत्रित हो गए हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, खुरच कर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से अगर उनको हम खुरच कर फेंक देंगे तो यहाँ पर जो भी लवणता की जो ऊपर सरफेस पर जो प्रधानता है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर थोड़े दिन बाद धीरे धीरे करके और वो मिट्टी हमारी सुधर सकती है। अगला प्रक्रिया इसमें हम निछालन का कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, निछालन, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीचिंग। क्या करते हैं, लीचिंग। निछालन मतलब खेत में क्या करते हैं कि चारों तरफ मेड़बंदी करके, हैवी एक मेड़बंदी करके और पानी भर देते हैं। तो पानी भरने के बाद पानी भर देंगे और पानी भरने के बाद जो उतना पौधों की जल मांग जो क्षमता है उससे ज़्यादा भर देंगे। उससे ज़्यादा पानी भर करके तो फिर गांठों में बांध करके मेड़बंदी करे रहेंगे, पानी इधर उधर बह नहीं पाएगा। और फिर वो सभी आयंस क्या होंगे, पानी के साथ मिल जाएंगे। और पानी के साथ जब मिल जाएंगे तो वो लीच करके पानी कुछ समय तक जब भरा रहेगा तो आयंस क्या होंगे, पानी के साथ घुल करके निचली सतहों में चले जाएंगे, या फिर पानी को काट देंगे, वो पानी बह जाएगा कहीं अलग जगह पर। इस तरीके से हमारे खेत से, हमारे फील्ड से साल्ट की मात्रा उसमें क्या होगी, धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ये भी हो जाता है। अगला होता है कि ट्रेंचिंग या खाई खोद कर। क्या करते हैं बेटा, खाई खोद कर। खाई खोद कर भी सुधार लेते हैं। खाई खोद कर या ट्रेंचिंग इसको बोलते हैं। तो मिट्टी में क्या करते हैं कि इस विधि में थोड़ी दूरी पर खाई खोदी जाती है
और खाई खोद कर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सॉइल है, हमने क्या किया, इस एरिया में यहाँ खाई खोद दिया, इसकी मिट्टी को हम यहाँ पर कर दिए। अब ये दूसरी खाई खोदेंगे, अब इसकी मिट्टी इसमें डालेंगे। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो ऊपर की मिट्टी थी वो यहाँ नीचे पहुँच गई और जो नीचे की मिट्टी थी वो क्या हो गई, ऊपर आ गई। इस तरीके से आप खाई खोदते हुए चले जाएंगे और एक गड्ढे की मिट्टी उसके बगल के दूसरे गड्ढे में डालते हुए चले जाएंगे और इस प्रकार पूरे खेत की जो मिट्टी है वो पलट जाएगी। पूरे खेत की मिट्टी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। जो यहाँ पहले गड्ढे में निकाले थे मिट्टी, उस मिट्टी को ला करके यहाँ अंतिम गड्ढे में उसको डाल देंगे। इस तरीके से आप खाई खोद कर और आप मिट्टी को सुधार सकते हैं। हालांकि ये विधि महंगी है लेकिन सुधारने के लिए तो अपनाई जाती है। अगला होता है विलिय लोड़ों को ऊपरी सतह पर बहाना, मतलब वॉशिंग आउट ऑफ सॉल्युबल साल्ट। तो इसमें भी वही करते हैं कि खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर दिया जाता है और जब खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर देंगे तो साल्ट उसके साथ सॉल्युबल हो जाएंगे और फिर आप पानी को काट कर कहीं पर अलग उसको बहा देंगे। उस तरीके से सॉल्युबल साल्ट वो सतह से बह जाएंगे या हट जाएंगे या दूर चले जाएंगे। अगला चीज़ है कि ड्रेनेज। वहाँ पर जो ड्रेनेज आप लोग जानते हैं क्या है कि जो हमारे मिट्टी के चाहे सरफेस पे चाहे सब सरफेस में जो आवश्यकता से अधिक पानी है उस पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं, जल निकास कहते हैं। तो अगर हम जल निकास करते रहेंगे तो जल निकास करने से क्या हो जाएगा, सब सरफेस है उसका, तो हमारा वाटर लेवल भी थोड़ा मेंटेन हो। और दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, उसके साथ साल्ट भी घुल करके बह जाएंगे, साल्ट एकत्रित नहीं होने पाएंगे। एक चीज़ ये भी कर देंगे। फिर अगला आपका आता है कि केमिकल अमेंडमेंट मीन्स रासायनिक सुधार। रासायनिक सुधार के द्वारा हम देख लेते हैं कि कैसे इसको मिट्टी को सुधारा जाता है। देखिए, रासायनिक सुधार के अंतर्गत आपको इसमें जानना है कि रासायनिक सुधार कैसे करते हैं। देखिए बेटा, भौतिक सुधार तो आपको बता दिया जिसमें किसी भी प्रकार के रसायन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है रासायनिक में देखिए होता क्या है कि जब किसी भी ये मान लीजिए सॉइल का पार्टिकल्स है, मिट्टी का कण है। अब इस मिट्टी के कण के ऊपर क्या है कि सोडियम आकर के एडजॉर्ब हो गया है, सोडियम इस पर अधिशोषित हो गया है। अब हमको क्या करना है कि इस पर सोडियम को यहाँ से विस्थापित, क्योंकि जब तक सोडियम विस्थापित नहीं होगा तब तक उसका पीएच डाउन नहीं होगा। तो इसके लिए अब ये विस्थापित करके इस पर क्या कर देना है, कैल्शियम आयन, इस पर क्या करना है, कैल्शियम आयन ला करके जार बनाना है, कैल्शियम आयन यहाँ पर डालना है। तो इस तरीके से आपको ये जानना है कि कैसे हम रासायनिक सुधार के द्वारा अपने मृदा को आसानी से सुधार सकते हैं और कैसे इसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। देखिए, रासायनिक सुधार में थोड़ा सा टेक्निकल ये होना चाहिए कि कितना पीएच है और जिस रसायन का प्रयोग कर रहे हैं उसका मात्रा क्या है। नहीं पता चला कि हम सुधारने के चक्कर में और उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो पता चला कि वो क्षारीय से अम्लीय बन जाए या फिर वो बहुत ज़्यादा अम्लीय बन जाए। तो इस सब संबंधी पहले अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए, टेस्टिंग करके कि इसका पीएच कितना है, कितने डोज की आवश्यकता, जिस हम रसायन का उपयोग कर रहे हैं उस रसायन का कितना डोज होना चाहिए, इसका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसमें विलीय कैल्शियम लवण जैसे कैल्शियम क्लोराइड, जिप्सम, फास्फोजिप्सम, इस सब का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कम विलीय कैल्शियम लवण जैसे चूना पत्थर है, लाइमस्टोन का आप प्रयोग कर सकते हैं। जो गन्ने से के मील से जो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, फ्रेसफेड या इस सब का जो चूना पदार्थ, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अल्प मात्रा में जो होता है जैसे सल्फर है, गंधक है, या आप उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है या एल्युमिनियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, इस सब का भी उपयोग आप रासायनिक तौर पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें रासायनिक विलयता को कम करना होता है। कम करने में जैसे सबसे पहले हमको क्या करना होगा भाई कि मृदा के पीएच को कम करना है। फिर मृदा में जो भी अब अम्लीय
कार्बोनेट है उसी पर ज़्यादातर निर्भर होता है, उसको भी कम करना रहता है। जिससे कार्बोनेट्स की मात्रा कम होगी तो धीरे धीरे करके जो मृदा की क्षारीयता है वो क्षारीयता भी इसमें कम होती चली जाएगी। तो सबसे पहले इसमें मेन हम लिख देते हैं जिप्सम। तो जिप्सम का सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा का सुधार के तौर पर या कोई भी आप कह सकते हैं कि अमेंडमेंट के रूप में, जैसे फर्टिलाइजर होता है, दूसरा होता है कि सुधारक अमेंडमेंट, उसके तौर पर प्रयोग किए जाने वाला सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला रसायन वो होता है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 × 2 ये इसका फार्मूला होता है। भार के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जिप्सम में 23.2% कैल्शियम होता है। क्या होता है? 23.6% इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम का ही मेन इसमें। और अगला इसमें है कि कैल्शियम के साथ साथ इसमें 18.6% सल्फर भी होता है। कितना होता है बेटा? 18.6% इसमें सल्फर की भी मात्रा उपस्थित होती है। और इसके साथ साथ भारानुसार इसमें लगभग 20.9% तक इसमें वाटर की मात्रा उपस्थित रहती है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक जो भंडार उससे ज़्यादा जिप्सम प्राप्त हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इसका उपयोग किया जा सकता है। कैसे ये रासायनिक प्रक्रिया करेगी ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखना है कि कैल्शियम आयन जो क्षारीय मृदाओं पर सोडियम आयन को विस्थापित करके और उस पर सोडियम क्ले को कैल्शियम क्ले में बदल देता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो सोडियम क्ले है इससे क्ले का एक पार्टिकल्स है, इस पर क्या है, जैसे क्ले का एक पार्टिकल्स है, इसके ऊपर क्या है, सोडियम एडजॉर्ब है। अभी मैंने बताया कि जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 मीन्स कैल्शियम सल्फेट, जिसमें कैल्शियम की मात्रा 23% और सल्फर की मात्रा इसमें 18% उपस्थित है। अब इसमें कैल्शियम सल्फेट अब ये क्या करेगा कि इसके ऊपर यहाँ पर क्ले पर अब ये सोडियम था और सोडियम को क्या करेगा, ये विस्थापित कर देगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम को विस्थापित करके आ जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम आ जाएगा और कैल्शियम आने के बाद फिर ये सोडियम सल्फेट मीन्स सल्फेट क्या होगा, सोडियम के साथ आ जाएगा। तो ये सोडियम सल्फेट के रूप में लीचेबल हो जाएगा, जो लीच करके निचली सतहों में चला जाता है और यहाँ पर जो सोडियम वाला क्ले था वो कैल्शियम क्ले में बदल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो सोडियम कार्बोनेट या आपका कैल्शियम सल्फेट ये फिर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम सल्फेट के रूप में ये धीरे धीरे करके क्या होता है, बदल जाता है या लीचेबल हो जाता है। और जिसमें जिप्सम सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रक्रिया करके ये सोडियम सल्फेट के रूप में बदल करके और ये भी क्या हो जाएगा, लीचेबल हो जाएगा, जो लीच करके निचली सतहों में चला जाता है, जिससे मृदा में क्षारता की मात्रा कम हो जाती है और आप कह सकते हैं कि मिट्टी धीरे धीरे करके ये सुधर जाती है। जब अगर एक सामान्य मृदा है, अगर सामान्य क्षारीय है तो लगभग 5 से 6 टन, इतना 5 से 6 टन इसमें जिप्सम का प्रयोग करेंगे। सामान्य प्रति एकड़ के हिसाब से करेंगे, इतना लगभग उसके लिए पर्याप्त रहता है। खेत में काफ़ी मात्रा में लगभग 10 से 15 दिनों तक इसको अच्छे तरीके से डाल दें, उसमें नमी भी रखें, इससे प्रक्रिया अच्छी तरीके से कर सके। अगला होता है बेटा इसमें सल्फर का भी उपयोग कर देते हैं। सल्फर, अब इसमें सल्फर के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे सल्फर है, जब हम सल्फर को डालेंगे तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, फिर ये बना लेगा सल्फेट में और फिर सल्फेट फिर क्या करेगा, ये जल के साथ मिल जाएगा। किसके साथ मिलेगा बेटा, जल के साथ ये मिल करके फिर क्या बना लेता है, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड मिल्क क्षार में अगर एसिड डालेंगे तो क्या करेगा, क्षारता को कम करेगा। और फिर अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पर प्रयोग करते हैं और फिर सल्फ्यूरिक एसिड फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे फिर ये कैल्शियम सल्फेट के रूप में अलग हो जाएगा, फिर CO2 के रूप में बाहर हो जाता है और फिर जल भी इससे क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाता है। और इस प्रकार आप देखेंगे जो क्ले
क्ले पर जो सोडियम क्ले है, फिर इसमें जो हम कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करेंगे, फिर ये क्या करेगा, सोडियम को विस्थापित कर देगा, और सोडियम को विस्थापित करके क्ले पर क्या आ जाएगा, कैल्शियम, और फिर यहाँ सोडियम सल्फेट के रूप में ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से लीचेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, और इस तरीके से डायरेक्ट आप कंसंट्रेट H2SO4 का भी उपयोग कर सकते हैं, उससे भी आप क्षारीय मृदा को आसानी से सुधार सकते हैं। इसमें अगर फास्फोजिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। फास्फोजिप्सम ये भी एक आपका कह सकते हैं कि कारखानों का निकला हुआ बाई प्रोडक्ट होता है, इसका भी आप उपयोग करके और रासायनिक मृदाओं को आप आसानी से सुधार सकते हैं। लिक्विड SO2 का प्रयोग कर सकते हैं, सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आप सुधार सकते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट का भी उपयोग हो सकता है। इन सब रसायनों के माध्यम से आप क्षारीय मृदा का सुधार आसानी से कर सकते हैं। पायराइट का उपयोग हो सकता है। पायराइट का फार्मूला क्या होता है, FeS2, और फिर वो क्या करेगा, FeS2 से आयरन और सल्फर अलग हो जाएगा, और फिर वही चीज़ वो सल्फेट के रूप में कार्य करेगा, और फिर सल्फेट क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा, जल से क्रिया करके क्या बनाएगा, H2SO4 बनाएगा, और H2SO4 बना करके फिर यही पूरी प्रक्रिया उसका एक रासायनिक क्रिया यहाँ पर होता है। भाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना करके फिर ये पूरी प्रक्रिया वही सल्फर वाला, वही इसमें पायराइट्स में भी वही प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। पायराइट्स में इसमें सल्फर की मात्रा 22 से 24% होती है, आयरन इसमें 20 से 22% होता है, और इसमें सामान्य मात्रा में सिलिका 35 से 40%, कार्बन 2 से 3%, और इसमें एल्युमिनियम 6 से 8%। ये सब इसमें मुख्य तौर पर इसका आप कह सकते हैं कि पायराइट का ये रासायनिक संगठन होता है। अगला इसमें आता है बेटा आपकी बायोलॉजिकल अमेंडमेंट क्या है, मतलब जैविक सुधार कैसे करते हैं। तो जैविक सुधार इसमें आसानी से आप जैविक सुधार भी कर सकते हैं। इसका जैविक सुधार के लिए आप इसमें कार्बनिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर आपको जैविक सुधार के लिए कार्बनिक पदार्थ है, ग्रीन मैनोरिंग है, या उसके साथ आप सीरा है, फ्रेशमेड है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, गोबर की खाद है, हरी खादें हैं, या फिर फसलों के अवशेष हैं, इन सब का हम जैविक सुधार पर उपयोग कर सकते हैं। होता क्या है कि जैसे जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ, कोई भी जो भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, जब ये ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होने के बाद ये क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। इससे क्या होगा, CO2 निकलेगा, और फिर ये CO2 जल के साथ क्रिया करता है। तो जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल। अब जब कार्बोनिक अम्ल की मात्रा उसमें ज़्यादा होने लगता है, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे करके क्षारता को कम कर देता है, और इसी के साथ साथ वो सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी को भी सुधार देता है। तो इस तरीके से क्षारता का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसमें जैसे सीरा या फ्रेशमेड, जो शुगर केन इंडस्ट्री है, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, उसी बाई प्रोडक्ट को हम सीरा या फ्रेशमेड के नाम से जानते हैं। इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, और या हरी खादों का उपयोग कर सकते हैं। हरी खाद तो जो ढैंचा है, ढैंचा का, हरी खाद में सबसे ज़्यादा उपयोग ढैंचा का करते हैं, और ख़ासकर अगर क्षारीय मृदा है तो उसमें ढैंचा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ढैंचा के प्लांट का जो रस होता है उसका pH केवल 4 होता है। कितना pH होता है, 4। तो 4 का मतलब क्या हो गया, ये इसका एसिड बता रहा है, एसिडिटी कॉज कर रहा है। तो इस तरीके से लगातार अगर हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उससे वो क्षारता को धीरे धीरे क्या करेगा, कम कर देगा, और इस तरीके से क्षार की मात्रा कम हो जाएगी। या इसमें धान का पुआल भी अगर हम मिट्टी में डाल देते हैं, तो वो भी क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है। या फिर बहुत सारे कटेली जो खरपतवार हैं, उन खरपतवारों का भी आप कार्बनिक खाद के रूप में
उपयोग कर सकते हैं। या विस्टेशन का, अगर वनस्पतियों को लगाते हैं तो वनस्पतियों में भी क्या होता है, जो प्लांट रूट्स होते हैं वो CO2 को रिलीज करते हैं, फिर वही चीज़ CO2 क्या करेगा, H2O के साथ मिल जाएगा, फिर कार्बोनिक अम्ल बना लेगा और वो भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना करके, और जो क्या करता है कि हमारे मिट्टी को सुधारने के लिए ये सही रहता है। जय हिंद प्यारे छात्रों, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि मैनेजमेंट ऑफ सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल।